हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, फायर ऑफ रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वो लोग कैंप से वापस आ चुके थे। तभी हमारे वांग जी को खबर मिलती है कि वेन चाओ और वो कमिश्नर थाईलैंड में है। अब आगे यही बात हमारा वांग जी विंग को बताता है कि वेन चाओ और कमिश्नर का पता चल गया है। जो सुनकर विंग कहता है, क्या, कहाँ है वो? वांग जी कहता है, वो दोनों थाईलैंड में हैं। विंग कहता है, ओके, अब मुझे थाईलैंड जाना होगा। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं भी चलूँगा। विंग कहता है, नहीं वांग जी, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। वांग जी कहता है, क्यों विंग? विंग कहता है, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा होगा। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, मैं डरता हूँ किसी से? विंग कहता है, नहीं वांग जी, तुम नहीं डरते, मगर मैं डरता हूँ। वांग जी कहता है, क्या आपको डर लगता है, वो भी मरने से? आप तो डरपोक नहीं थे, फिर आपको डर क्यों लग रहा है? विंग कहता है, इडियट, मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। अगर वहाँ तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं जीते जी मर जाऊँगा। वांग जी विंग के लिप्स पर फिंगर रखते हुए कहता है, प्लीज़ सर, ऐसा मत बोलिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊँगा, और वैसे भी मरे हमारे दुश्मन, हम क्यों मरे? ये कहते हुए वांग जी विंग को हक कर लेता है। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां विंग प्लान बनाता है कि हम लोग अलग अलग जाएंगे, क्योंकि कमिश्नर और वेन चाओ मुझे अच्छे से पहचानते हैं, मगर वांग जी को नहीं। इसलिए विंग और वांग जी दोनों ही अलग अलग थाईलैंड पहुंचते हैं, जहां दोनों ही एक ही होटल में स्टे करते हैं, मगर दोनों के ही रूम आमने सामने थे। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां वांग जी विंग के रूम में आता है और आते ही विंग को हक कर लेता है। जो देखते हुए विंग कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, अपनी जान से प्यार कर रहा हूँ। क्या प्यार करना गलत है? विंग कहता है, नहीं मेरे प्यारे वांग जी, प्यार करना गलत नहीं है, मगर गलत टाइम पर प्यार करना गलत है। वांग जी कहता है, क्या मतलब? विंग कहता है, मेरा मतलब, हम यहाँ किस लिए आए हैं? वांग जी कहता है, हम वेन चाओ और कमिश्नर को पकड़ने आए। विंग कहता है, वाह, वेरी गुड, इसका मतलब तुम्हें याद है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मुझे याद है। अब विंग वांग जी को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहता है, याद है तो ये सब क्या क्या है, और तुम मेरे कमरे में क्यों आए? वांग जी, तुम जानते हो ना, हम जिस काम के लिए आए हैं वो बहुत ही डेंजर है। वांग जी कहता है, डोंट वरी विंग, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, और मैं अपना और तुम्हारा दोनों का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। विंग कहता, ओ मेरे प्यारे वांग जी, तुम बहुत स्वीट हो। अच्छा ये बताओ, जो काम मैंने तुम्हें करने को कहा था, तुमने वो काम किया? वांग जी विंग को पीछे से हक करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स विंग, अब मेरी जान मुझे कोई काम दे और मैं वो काम ना करूं, ये हो सकता है भला? और वो अपनी पॉकेट से 2 कार्ड निकालता है और विंग को दिखाते हुए कहता है, हाँ ये लो। अब विंग उन्हें पकड़ने वाला था, तभी वांग जी अपना हाथ ऊपर कर लेता है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो? वो कार्ड दो मुझे। वांग जी कहता है, ऐसे कैसे? विंग, पहले मुझे मेरा इनाम तो दो। और वांग जी अपने लिप्स की तरफ इशारा करता है। विंग कहता है, वांग जी ये क्या हरकत है? वांग जी कहता है, हरकत? विंग, ये कोई हरकत नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा किए गए कार्य की एक छोटी सी भेंट मांग रहा हूँ। विंग मुस्कुराकर कहता है, वांग जी ये किस तरह की बात कर रहे हो? वांग जी कहता है, ओहो विंग, बात छोड़ो, जल्दी से मुझे किस दो, वरना हमारे ये कार्ड बेकार हो जाएंगे, क्योंकि 7 बजे के बाद हम उस क्लब में इंटर नहीं कर सकते। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से मुझे किस करो। ये सुनते ही विंग कहता है, ओके, आंखें बंद करो। वांग जी कहता है, क्या सच में तुम मुझे किस करने वाले हो? विंग कहता है, हाँ। बेचारा वांग जी किसके चक्कर में अपनी आंखें बंद कर देता है, मगर हमारा विंग उसके हाथ से वो कार्ड छीन लेता है और वांग जी को चिढ़ाते हुए भागने लगता है। मगर तभी हमारा वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग को पकड़कर उसे अपने पास खींचता है और एक जोरदार किस करता है। साथ ही विंग के लिप्स पर बाइट भी कर देता है, और फिर उस बाइट से जो ब्लड निकल रहा था उसे सक करके विंग को छोड़ देता है। विंग आउच करता है और वांग जी को हिट करते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया वांग जी? वांग जी कहता है, मैंने क्या किया? मैं तो तुमसे अपनी मेहनत का फल वसूल कर रहा था। खैर वो सब छोड़ो, चलो हमें जल्दी से क्लब पहुंचना है। विंग कहता है, क्यों? और विंग जल्दी जल्दी बाहर आता है और वांग जी को रूम में ही बंद कर देता है। ये देखते हुए वांग जी अंदर से विंग को आवाज़ देते ही जा रहा था, मगर विंग तो वांग जी की बात को इग्नोर करके वांग जी को मैसेज करके बताता है कि तुम घर पर आराम करो, मैं उन दोनों की बैंड बजाकर आता हूँ, और नीचे हार्ट का इमोजी डालकर चला जाता है। अब हम उस क्लब का सीन देखते हैं, जिस क्लब में कमिश्नर और वेन चाओ थे, जहाँ दोनों ही बहुत सारी लड़कियों के साथ एक कमरे में एंजॉय कर रहे थे।
जहां वो लड़कियां जिनके हाथ वेंचाओ की पूरी बॉडी से खेल रहे थे, साथ ही वो लड़कियां बारी बारी वेंचाओ के साथ इंटीमेट भी हो रहे थे। वहीं पुलिस कमिश्नर भी वही सब कर रहा था। अब हम इधर विंग को देखते हैं, जो उनके रूम का पता लगाकर पहले तो कमिश्नर के रूम में जाता है और उसे वैसे ही पहले चाकू से वार करता है। उसके बाद उसके सीने में भी गोली मारता है, जहां वो सभी लड़कियां चिल्लाते हुए बाहर भाग जाती है। वहीं हमारा विंग भी खिड़की से कूदकर वेंचाओ के रूम में दाखिल होता है और उसे भी उसी तरह पहले चाकू से वार करता है और फिर उस गोली पर उसे गोली मारता है। मारते समय हमारे विंग के आंखों में वो बदले की भावना साफ तौर पर देखी जा सकती थी। तभी वहाँ पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड वाले विंग को ढूंढने लगते हैं। जहाँ विंग वहाँ से भाग रहा था, तभी कोई था जिसने विंग का हाथ एक कमरे में खींच लिया और विंग जब उस पर्सन को देखता है तो शौक वो कहता है, वांगजी तुम यहाँ, और तुम यहाँ ये बाथरूम में क्यों खड़े हो? जो सुनकर वांगजी विंग से कहता है वो जल्दी से वॉशरूम में जाए और शावर लेकर आए। विंग कहता है, पर मेरे पीछे पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड पड़े हुए हैं। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वो करो, जल्दी जाओ। तभी गेट पर नॉक होता है। वांगजी पूछता है, कौन है? तभी बाहर से आवाज़ आती है, सर आपको बाहर आना होगा, हमें कमरे की तलाशी लेनी है। वांगजी कहता है, ओके। इधर वांगजी गेट ओपन करता है और बहुत ही नॉर्मली पूछता है, यस ऑफिसर, क्या हुआ? उस पुलिस ऑफिसर को वांगजी पर शक होता है। वो वांगजी से उसका आईडी प्रूफ मांगता है। वांगजी भी अपनी आईडी दिखा देता है, जहां पुलिस वाले समझ जाता है कि ये भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाला है। तभी पुलिस वाला पूछता है, मिस्टर लैन आप यहाँ अपने पार्टनर के साथ हो या फिर कोई? वांगजी कहता है, नहीं सर, मैं अपने पार्टनर के साथ ही हूँ। पुलिस वाला पूछता है, वैसे आपके पार्टनर कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। वांगजी कहता है, वो सर क्या था ना, हम दोनों आज यहाँ समझ गए ना, इसलिए वो सावन लेने गया है, अभी बाहर आता ही होगा। वो पुलिस ऑफिसर कहता है, ओके। और फिर विंग भी बात लेकर बाहर आता है और वांगजी से पूछता है कि कौन है? आवाज़ आ रही है। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वो स्वीटहार्ट, इस होटल में कुछ तो हुआ है और ये लोग उसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। विंग कहता है, ओह। और फिर पुलिस वालों के सामने आकर कहता है, हेलो सर, क्या हुआ? आप यहाँ हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? वो पुलिस वाले कहते हैं, जैसे ऐसा नहीं है सर, वो हमें लगा कि कातिल अभी यहीं है, इसलिए हम हर रूम की तलाशी ले रहे हैं। विंग कहता है, ओके, तो हो गई आप लोगों की तलाशी पूरी? वो इंस्पेक्टर जी सर कहता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर विंग और वांगजी जल्दी से गेट को क्लोज करते हैं और दोनों ही एक हैवी ब्रीज छोड़ते हैं। जहां अब विंग पूछता है कि वांगजी तुम यहाँ कैसे आए, जबकि मैंने तो गेट बंद कर दिया था। जो सुनकर वांगजी कहता है, विंग अगर मैं नहीं आता तो तुम पकड़े जाते, वैसे मेरा प्लान कैसा था? विंग कहता है, अच्छा था, वैसे चलो चलते हैं। जो सुनकर वांगजी विंग से कहता है, कहाँ? विंग कहता है, वही उसी होटल में जहाँ हम रुके थे। जो सुनकर वांगजी कहता है, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ से मैंने चेकआउट कर लिया है। विंग कहता है, क्या? पर क्यों? जो सुनते ही वांगजी कहता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से वहाँ जाते तो यहाँ के पुलिस ऑफिसरों को हम पर शक नहीं हो जाता क्या कि हम लोग ही मर्डरर है? इसलिए अब 2-3 दिन हमें यहीं रुकना होगा ताकि किसी को हम पर शक न हो। विंग कुछ सोचता है और कहता है, ओके, फिर मेरा रूम कहाँ है? वांगजी कहता है, कौन सा रूम? कैसा रूम? हम दोनों यहीं रहने वाले हैं। विंग एक स्मक करते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब मैं और तुम एक साथ एक ही रूम में रहने वाले हैं? वांगजी कहता है, हाँ विंग, हम दोनों एक साथ एक ही रूम में रहने वाले हैं, साथ ही हम बेड भी शेयर करने वाले हैं। विंग कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम दोनों एक साथ एक ही रूम में कैसे रह सकते हैं? अगर किसी को पता चल गया तो? वांगजी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है, पर वांगजी मुझे फ़र्क पड़ता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जो सुनकर वांगजी कहता है, क्या सोचेंगे? विंग, यही ना कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, दोनों ही बहुत स्वीट कपल है। और रहा आपका पहले सवाल कि कोई हमें देख लेगा तो क्या होगा? वांगजी कहता है, विंग शायद तुम भूल गए हो, हम दोनों इस समय थाईलैंड में हैं और यहाँ हमें कोई नहीं पहचानता सिवाय वेंचाओ और उसको तो आपने अभी अभी ऊपर पहुँचा दिया है, इसलिए अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब चलिए आराम करते हैं। हम लोग जब से थाईलैंड पहुँचे हैं तब से हमने सही से एक दूसरे से प्यार भी नहीं किया, तो चलिए ना सर, एंजॉय करते हैं बेड पर। ये कहते हुए वो एकदम से विंग के पास आता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है। और अब हम सीन कट करके वेन रूहान को देखते हैं, जो अपनी पार्टी के साथ बैठकर एक मीटिंग कर रहा था।
तभी बेन रूहान को एक कॉल आता है और वो सुनते ही बेन रूहान की शक्ल में 12 बज जाते हैं। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और जोर से चिल्लाता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर बेन रूहान के गार्ड अंदर आते हैं और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को भेजकर बेन रूहान को संभालते हैं। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां बेन रूहान थाईलैंड पुलिस के साथ मोर्ग में पहुंचा हुआ था, जहां पुलिस वाले बेन रूहान को दोनों की लाश दिखाते हुए पूछता है, सर क्या आप इन्हें जानते हैं? जहां बेन रूहान कहता है, कमिश्नर, और फिर अपने बेटे का फेस देखकर कहता है, वेंचाओ ये किसने किया बेटा, किसने? प्लीज़ अपने डैड को बताना। ये बेटा प्लीज़ बताना ये सब किसने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए बेन रूहान फूट फूट कर रोने लगता है। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। बेन रूहान जो अपने बेटे की फ़ोटो के आगे बैठकर रो रहा था, सभी पार्टी मेंबर उसे दिलासा देते हैं। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां बेन रूहान अपने कमरे में बैठा था और वेंचाओ की फ़ोटो देखते हुए ड्रिंक कर रहा था। वो काफ़ी ड्रंक हो चुके थे और फिर अपने हाथ से गिलास फेंकते हुए अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को बुलाता है और उसे कहता है, पता करो उस दिन क्लब में कौन कौन था, मुझे सबकी डिटेल चाहिए, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। जिसने भी मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की है वो नहीं जानता कि उसने किससे पंगा लिया है। वो बॉडीगार्ड कहता है, जी सर। अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहां उस क्लब का CCTV फुटेज और वहां कौन कौन स्टे कर रहा था उन सभी के नाम और नंबर सभी बेन रूहान की टेबल पर थे। जहां बेन रूहान पहले तो उन सभी गेस्ट की फाइल को चेक करता है जिसमें नाम और नंबर लिखे थे, उसमें बेन रूहान को कुछ भी सस्पियस नहीं लगता। अब वो CCTV फुटेज देखता है जहां उसे विंग भागते हुए नजर तो आ रहा था मगर विंग का फेस साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बेन रूहान कहता है, इसमें इसका फेस तो दिख ही नहीं रहा है, और फिर वो सभी फ्लोर के CCTV देखना शुरू कर देता है जहां उसे पुलिस वाले हर एक पर्सन से पूछताछ करते नजर आ रहा था। वही जब पुलिस वाला वांगजी से पूछताछ करता है तो विंग भी गेट पर आता है जो थोड़ा सा CCTV में कैप्चर हो जाता है। बेन रूहान विंग का फेस देखता है और वो सोचता है, ये पर्सन, इसे तो मैंने कहीं देखा है, और फिर विंग की वही फुटेज को बार बार देखता है और याद करने की कोशिश करता है। जहां 2 दिन बाद आखिरकार बेन रूहान को याद आ जाता है कि ये तो इंस्पेक्टर विभूषण है जिसने 5 साल पहले वेंचाओ को गिरफ्तार किया था और उसे उस लड़की को मोलेस्ट करने के जुर्म में जेल भेजा था, मगर वेंचाओ ने तो इसे मार दिया था ना, फिर ये यहाँ कैसे, और ये अगला पर्सन कौन है? यही सोचते हुए वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इस लड़के के बारे में पता करो कि ये कौन है, इसकी फैमिली कौन है और ये क्या करता है और कहाँ रहता है, इसके बारे में सब पता करके मुझे बताओ। बॉडीगार्ड कहता है, जी सर, और वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे बॉडीगार्ड वांगजी की सारी जन्म कुंडली लाकर बेन रूहान को दे देता है, जहाँ बेन रूहान वांगजी के बारे में सब कुछ जानने के बाद सीधा पहुँच जाता है लैन कुरेन से मिलने उसके ऑफिस में, जहाँ बेन रूहान लैन कुरेन से कहता है, मिस्टर लैन, सारी दुनिया मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेती है मगर मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। वैसे बहुत ही अच्छा ऑफिस बनाया है आपने और बिजनेस वर्ल्ड में भी अच्छा नाम बनाया है। लैन कुरेन कहता है, हाँ सर, ये सब तो मेरी और मेरे बेटे की मेहनत और ऊपर वाले की कृपा है। वैसे मैं जान सकता हूँ कि एक पॉलिटिशियन को एक बिजनेसमैन से क्या काम पड़ गया है? बेन रूहान कहता है, ऑफ कोर्स मिस्टर लैन, क्यों नहीं। वैसे भी मेरे बेटे के बारे में आपने सुना ही होगा कि किसी ने उसे बेरहमी से मार दिया है। लैन कुरेन कहता है, हाँ, न्यूज़ में अभी भी उसी के बारे में चर्चा चल रही है। वैसे बेटे की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है और आप यहाँ मेरे पास क्या पार्टी के लिए फंड चाहिए? बेन रूहान कहता है, नहीं मिस्टर लैन, पार्टी के लिए मेरे पास फंड की कमी नहीं है। मैं तो केवल आपसे ये कहने आया हूँ कि आप अपने छोटे बेटे को संभाल कर रखें। सुना है आजकल वो इधर उधर काफ़ी जा रहा है। मिस्टर लैन कहते हैं, क्या मतलब आपका? बेन रूहान कहता है, देखिए मिस्टर लैन, हम पॉलिटिशियन पर हमेशा आरोप लगता है कि हम अपनी बात को पूरा नहीं करते, मगर इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ या फिर करूँगा उसे उसके अंजाम तक ज़रूर ले जाऊँगा। जैसे कि मैं अभी अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहा हूँ और मेरे बेटे के खून के कुछ छींटे तुम्हारी फैमिली पर भी पड़े हैं। इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ कि अगर मेरे बेटे के कत्ल में तुम्हारे बेटे का हाथ हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अब ऊपर वाले से प्रे करो कि मेरे बेटे के खून के छींटे तुम्हारे बेटे के दामन में ना हो, वरना। तभी कुरेन गुस्से में कहता है, वरना क्या सीएम साहब? जैसा आपने आज तक कई लोगों को अपने रास्ते से हटाया है उसी तरह आप मेरे बेटे को
हटा सकते हैं? नहीं मिस्टर वेन रूहान, आप मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो एक फायर है जो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। इसलिए अब मैं आपको एक राय देता हूँ, वो भी फ्री में। मैं और मेरे परिवार से और मेरे बच्चों से जुड़े पर्सन से दूर रहिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और कुरैन दोनों हाथ जोड़कर उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहता है। वेन रूहान भी गुस्से में जाने लगता है। तभी कुरैन वेन रूहान को रोकते हुए कहता है, मिस्टर वेन, आइंदा से किसी भी शरीफ ईमानदार बिजनेसमैन को धमकाने की कोशिश मत करना, वरना कहीं ये ना हो कि कोई बिजनेसमैन आपको ऐसा सबक सिखाए कि आप खुद को ही ना पहचान पाए, समझे? अब नाउ गो। ये कहते हुए कुरैन अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगता है। वही वेन रूहान बहुत ज़्यादा गुस्से में कुरैन के कैबिन से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठते हुए अपने मेंशन पर आ जाता है। अब हम लैन मेंशन का सीन देखते हैं, जहां कुरैन अपने एक कमरे में बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। तभी सिचेन गेट को नॉक करके अंदर आता है। उसके हाथ में डिनर था और वो अपने डैड से कहता है, डैड क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो और आज आप डिनर टेबल पर भी नहीं आए, इसलिए मैं आपके लिए डिनर यहीं लेकर आ गया हूँ। कुरैन कहता है, सिचेन, वांग जी कहाँ हैं? सिचेन कहता है, डैड वो तो अकेडमी में है ना। कुरैन कहता है, अच्छा उसकी ट्रेनिंग कब ख़त्म होने वाली है? सिचेन कहता है, डैड वो कल आने वाला है। कुरैन कहता है, ओके, अच्छा तुम एक काम करो, वांग जी के चारों तरफ बॉडीगार्ड लगा दो और देखना उसे किसी भी तरह कोई परेशानी न हो। और हाँ, इस बात का उसे कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। सिचेन कहता है, ओके डैड, मगर ये सब क्यों? क्या वांग जी पर कोई खतरा आने वाला है? कुरैन कहता है, आने वाला नहीं है बल्कि आ गया है। सिचेन शौक होते हुए कहता है, क्या मतलब? डैड आपका वांग जी पर कौन सा खतरा है? कुरैन कहता है, सिचेन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम केवल उस पर ध्यान दो जो मैंने कहा है। और हाँ, ये वांग जी के सीनियर है ना, क्या नाम है उसका, विंग, उसका और वांग जी का कुछ चल रहा है क्या? सिचेन कहता है, हाँ डैड, शायद वांग जी को देखकर लगता है कि वो शायद विंग को पसंद करता है। कुरैन शौक होते हुए कहता है, क्या उस लड़के का दिमाग खराब है? वो कैसे अपने से 10 साल बड़े ओमेगा को लाइक कर सकता है? जो सुनकर सिचेन कहता है, डैड हमें तो हैप्पी होना चाहिए कि विंग जैसा समझदार छूटा हुआ पर्सन हमारे वांग जी की लाइफ में है, वरना आप वांग जी को जानते ही वो कितना जिद्दी है और हमेशा से ही उसके स्कूल से और कॉलेज से शिकायतें आती रहती थी। मगर जब से उसने अकेडमी ज्वाइन किया है तब से एक बार भी आपने उसकी शिकायत सुनी नहीं डैड, उसकी एक भी शिकायत सुनने को नहीं मिली और मुझे लगता है ये सब विंग की वजह से ही है। इसलिए हमें उन दोनों के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अगर वांग जी विंग को लाइक करता है और विंग वांग जी को लाइक करता है तो उन दोनों के बीच में ना ही हम दोनों को और ना ही विंग की एज मैटर करती है। मैं तो ये चाहता हूँ दोनों साथ रहे और खुश रहे, क्योंकि उन दोनों की खुशी ही हमारे लिए मैटर करती है। कुरैन कहता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा, खैर ये सब छोड़ो, पर हाँ जो मैंने तुमसे डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं करने को कहा है वो जरूर कर दो। सिचेन कहता है, ओके डैड, पर उससे पहले आप ये डिनर कर लीजिए। कुरैन कहता है, ओके रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। सिचेन कहता है, बाद में नहीं डैड, अभी। और मेरे सामने कुरैन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो सिचेन से कहता है, इधर उधर तुम्हें किसी ने बताया जब तुम भी वांग जी के जैसे ही जिद्दी हो? सिचेन कहता है, तो वो भी विंग को ढूंढता है, जहां वो विंग को ढूंढते आखिर मैं और वांग जी बेटे किसके हैं? ये कहते हुए अब सिचेन चुप हो जाता है पर बैठा है और तारों को देख रहा है। कुरैन अपना डिनर करने लगता है। अब हम सीन शिफ्ट करते हैं उसके पास विंग और वांग जी पर, जहां विंग और वांग जी थाईलैंड से वापस आ चुके थे और वो दोनों सीधे जाते हैं विंग के ओल्ड हाउस में, जहां विंग ने अपने मॉम डैड को खोया था। वहीं जब विंग अपने घर पहुंचा उसके बाद विंग अपने मॉम डैड के कमरे में उनके फोटो के सामने खड़ा होकर कहता है, मॉम डैड, मैंने आप दोनों के कातिल से बदला ले लिया है और मुझे पता है मॉम आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि आप हमेशा इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहती थी और मुझे भी आपने यही शिक्षा दी थी कि बेटा अपना काम ईमानदारी से करना, किसी को बेवजह परेशान मत करना। मगर मॉम, आपने देखा मेरी ईमानदारी ने आप लोगों को मुझसे दूर कर दिया। एक पल में मेरी सारी दुनिया बदल दी। और मॉम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ ये दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ हक मांगने में नहीं मिलता बल्कि अपना हक छीनना पड़ता है। इसलिए मॉम, मैं भी आज एक रक्षक की जगह भक्षक बन गया और अब देखना ये है कि ये दुनिया अभी भी मुझे जीने देती है या नहीं। मगर मॉम, मुझे आप आज खुशी
इस बात की है कि मैंने आपके और डैड की मौत का बदला ले लिया, हो सके तो मुझे माफ करना। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से वांग जी विंग को हक करता है और उसके नेक में अपना सिर रख देता है, जो देखते हुए विंग अपनी मॉम डैड से कहता है, सॉरी मॉम, सॉरी डैड। ये वांग जी है और ये छोटा बच्चा है, ये इसी तरह मेरे साथ हरकत करता है और मुझे परेशान करता है। जो सुनकर वांग जी अब अपना सिर उठाकर कहता है, नहीं आंटी अंकल, विंग झूठ बोल रहा है, मैं इन्हें परेशान नहीं करता बल्कि मैं इनसे प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं विंग सर का ध्यान अपने से ज्यादा रखूंगा और आप मुझे वहाँ हेवन से अपना आशीर्वाद देते रहना, ओके आंटी अंकल। और फिर विंग को खींचकर बाहर ले आता है और कहता है, चलो अब अंकल आंटी से बहुत बातें हो गई है, अब चलिए आराम करते हैं और अब मुझे नींद भी बहुत आ रही है। जो सुनकर विंग कहता है, वांग जी नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ ना। वांग जी कहता है, नहीं मैं अकेले नहीं सोऊंगा, मैं आपके साथ सोऊंगा। ये कहकर वो विंग को अपने साथ विंग के कमरे में ले जाता है और विंग को बेड पर लेटाकर उसके साथ लेट जाता है। जो देखकर विंग कहता है, ओहो वांग जी रुको, पहले मैं शावर लेकर आता हूँ। वांग जी कहता है उसकी जरूरत नहीं है और वो विंग को वैसे ही लेटाकर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। जो देखते हुए विंग किस को थाईलैंड में ब्रेक करता है और वांग जी से पूछता है, ये क्या है, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, फिर ये सब क्या है। जो सुनकर वांग जी कहता है, ओह सर आप भी समझते नहीं हो, ये हमारा डेली रूटीन है, उसे तो पूरा करना ही होगा ना, वरना ना तो आपको नींद आएगी और ना ही मुझे, इसलिए शांत रहिए और आप भी मेरा साथ दीजिए। ये कहते हुए वो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर धीरे धीरे वो लोग अपनी नाइट एक्टिविटी भी चालू कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ विंग और वांग जी घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं वहाँ ब्लड के निशान पड़े हुए थे। ये देखते हुए विंग और वांग जी पहले तो हैरान होते हैं कि ये सब क्या है, और फिर वांग जी कहता है शायद कुत्ते बिल्ली में लड़ाई हुई होगी। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं घर के पीछे साइड एक बड़े से गड्ढे में बहुत सारे बॉडीगार्ड बेहोश पड़े थे और उनमें से एक की जेब में मोबाइल रिंग हो रहा था। मगर अफसोस जिसने आंसर देना था वो बेचारा तो बेहोश पड़ा था। उधर दूसरी तरफ विंग देखता है कि घर के बाहर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी है और विंग कई दिनों से अपने पीछे एक कार को नोटिस करता है। वहीं हमारा वांग जी जो पहले ही समझ चुका था कि इस घर के आसपास कुछ तो हुआ है और ये भी समझ जाता है कि ये सारा मैस उसके गार्ड ने ही साफ किया है। इसलिए वांग जी विंग से कहता है, विंग चलो, मैंने कहा ना स्ट्रीट डॉग और कैट होंगे, इसलिए चलो। विंग भी हमें सिर हिलाता है और निकल जाता है। अब हम इधर देखते हैं वेन मैंसन, जहाँ वेन रूहान का पर्सनल बॉडीगार्ड अपने उस बॉडीगार्ड को कॉल किया जा रहा था, मगर जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता तो वो वेन रूहान के पास आता है और वेन रूहान को बताता है कि सर हमारे बॉडीगार्ड जवाब नहीं दे रहे। जो सुनकर वेन रूहान कहता है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा तुम एक काम करो, विंग के रिलेटिव और लेन कुरेन के बेटे के बारे में सारी जानकारी निकालो और उन सब की रिपोर्ट 1 घंटे में मेरी टेबल पर चाहिए, समझे। वो बॉडीगार्ड कहता है, जी सर। अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहां विंग के बारे में और लैन फैमिली के बारे में सारी डिटेल वेन रूहान के सामने थी। जहां बॉडीगार्ड वेन रूहान को बताता है कि सर विंग के उसके मॉम डैड के अलावा तो कोई और नहीं है, मगर हाँ जब विंग और उसके फैमिली पर हमला हुआ था तब किसी जियान फेमियान नाम के बंदे ने उसके मॉम डैड का फ्यूनरल किया था और विंग का इलाज भी उसके हॉस्पिटल बिल पर, हॉस्पिटल के कागज़ पर, सब पर जियान फेमियान के सिग्नेचर ही थे। और मैंने पता किया ये पर्सन यहाँ नहीं बल्कि संगाई में रहता है और इनका बेटा हमारी ही पार्टी की युवा नेता है। वेन रूहान कहता है, ओ फिर उन्हें यहाँ बुलाओ, हम भी उनसे बात करते हैं। वो बॉडीगार्ड कहता है, जी सर। और लैन फैमिली के बारे में इतना ही पता चला कि मिस्टर लैन कुरेन और उनका बड़ा बेटा सिचेन दोनों ही अपना बिजनेस संभालते हैं और छोटा लैन वांग जी वो पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है और विभूषण उसका सीनियर है, वही उनको ट्रेनिंग देता है। वेन रूहान कहता है, विभूषण मतलब विंग ना, विंग तो पहले इंस्पेक्टर था ना, फिर वो ट्रेनर कैसे बना। वो बॉडीगार्ड कहता है, वो सर जब वो पूरी तरह ठीक होकर आए तब उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर पद को छोड़कर ट्रेनर बनने की मांग रखी थी और उनकी इस बात को कमिश्नर ने अप्रूव भी कर दिया था। वेन रूहान कहता है, पता करो कि उसने इंस्पेक्टर की जॉब को मना क्यों किया। वो बॉडीगार्ड ओके कहकर चला जाता है। इधर अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां चैन के पास वेन रूहान के गार्ड का कॉल आया था। उसने चैन को बीजिंग बुलाया था। जो देखते हुए चैन सोचता है कि मुझे पता था
ये बहुत जल्द मुझे बुलाने वाला है, इसलिए अब चेन बीजिंग आने से पहले विंग को अपने आने की खबर, साथ ही वो किससे मिलने आ रहा है वो सारी डिटेल विंग को दे देता है। विंग भी अब चेन को कुछ समझाता है और फिर फ़ोन रख देता है। अब हम अगली मॉर्निंग का समय देखते हैं, जहाँ चेन अपने डैड से कहता है, डैड मैं बीजिंग जा रहा हूँ वेन रूहान से मिलने, और हाँ आप अपना और मॉम का ध्यान रखना, क्योंकि वो अभी जख्मी है और जख्मी चाहे शेर हो या फिर डॉग, दोनों ही खतरनाक होते हैं, इसलिए आप दोनों संभल के रहिए। और हाँ, विंग ने कहा है वो आपकी सेफ्टी के लिए अपने 2 ऑफिसर भेज रहा है, उनका नाम शाओ शिनचैन और न्यू सेन है। जियान फेमियान कहता है तुम हमारी चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे, मगर अब हमें वेन रूहान को भी पूरी तरह बर्बाद करना होगा, तभी मेरे भाई जैसे दोस्त की आत्मा को शांति मिलेगी। चैन कहता है हाँ डैड आप फिक्र मत कीजिए, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर चैन बीजिंग के लिए निकल चुका था। अब हम चैन को बीजिंग में देखते हैं, जहाँ वो एक ब्लैक कार में आया था। वहीं ट्रैफिक में उसके बराबर में एक और कार आकर रुकती है, जिसमें से हमारा विंग चुपके से निकलता है और चैन की कार में बैठकर उसे एक पैकेट देता है और फिर वापस से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां वेन रूहान के मेंशन में घुसने से पहले जियान चैन की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है, मगर वेन रूहान के गार्ड को कुछ भी नहीं मिलता। वहीं चैन अंदर जाने से पहले अपने पॉकेट में रखे पेन को सही करता है और अपनी घड़ी में एक टाइम सेट करता है। दूसरी तरफ हमारा विंग और वांगजी दोनों कान पर हेडफोन लगाकर कंप्यूटर पर बैठे थे। वहीं इधर एक सर्वेंट जियान चैन को हॉल में बिठाता है और सीधा वेन रूहान को बुलाने चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद वेन रूहान भी चैन से मिलने आता है और पहले तो वो दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो लोग कुछ कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, कुछ पॉलिटिशियन से रिलेटिव कुछ बातें पूछते हैं और फिर बातें करते करते वेन रूहान असल मुद्दा पर आ जाता है और वो चैन से पहला क्वेश्चन करता है कि वी पुष्यन से आपका क्या रिश्ता है, जहाँ चैन को गुस्सा तो आ रहा था मगर फिर भी कहता है कुछ नहीं, वैसे बहुत पहले उसके डैड और मेरे डैड बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मगर वो बिजनेस के चक्कर में संघाई छोड़कर बीजिंग आ गए थे। बस वैसे भी ये तो मेरे बचपन की बात है, मगर आप अभी ये सब क्यों पूछ रहे हो। जो सुनकर वेन रूहान कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही